राजधानी रायपुर के भाटागांव स्थित केसरी बगीचा इलाके में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिसर्स केएलपी डेयरी एंड प्रोडक्ट्स पर छापा मारा। इस दौरान करीब 560 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। जांच में सामने आया कि पनीर बनाने में दूध की जगह पाम ऑयल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, तेल और एसिटिक एसिड जैसे रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। फैक्ट्री संचालक आदर्श पराशर ने बताया जा रहा है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जांच जारी है और कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी वजह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। इस पर हम लोग गहन चिंतन कर रहे हैं और एक बात तो आप लोगों को भी मानना पड़ेगा कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं तभी जो है पता चल रहा है और हमने एक नहीं लगातार कार्रवाई किया है और कहीं भी आप लोगों को भी सूचना मिलती है तो हम कार्रवाई करेंगे। और जो नकली पनीर है, नकली खोआ है, नकली मिठाइयाँ हैं, उस पर हमने जितनी कार्रवाई की है आज तक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद का कार्रवाई और 2 साल कार्रवाई आप मिलान कर लीजिए बराबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब बस्तर में विकास को नई रफ्तार दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिससे 40 साल से पिछड़े बस्तर में अब विकास योजनाएं तेजी से पहुंचेंगी। इस दौरान सुकमा से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य जांच शिविर, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने पर विशेष जोर रहेगा। बस्तर क्षेत्र से और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होने के पश्चात पहला बस्तर क्षेत्र का दौरा है और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के कदम साहस के कारण जो गृह मंत्री जी का संकल्प था 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना, उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब उन क्षेत्रों में जो 4 दशक तक विकास से अछूते थे, विकास 40 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक पहुंचा नहीं था, वहां पर विकास पहुंचाना है। और आज सुकमा से हम लोग मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं और ये अभियान 1 महीने तक चलेगा। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी जा रहे हैं, दोनों इसका शुभारंभ करेंगे और एक एक घर जाकर एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण होगा और जो भी बीमारी होगी उनका इलाज होगा और बड़ी बीमारी होगी तो बड़े जगहों में रेफर करके इलाज कराएंगे। और उसके बाद शिविर भी लगाएंगे और शिविर के माध्यम से जो भी लोगों की आवश्यकताएं हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वो सब उनकी जो ज़रूरत है उसको सबको पूरा करने का काम हमारे शिविर में हमारे अधिकारी करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कहा कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां भगवान का वास होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। इस अधिनियम के जरिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को विशेष आरक्षण मिलेगा। सीएम साय के मुताबिक इससे देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़ेगी। देखिए, आज नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन था, जिसको माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है। पूरे देश को, हमारे देश की माता और बहनों को, और वैसे हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है। श्लोकों में कहा भी गया है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, मतलब जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान वास करते हैं। तो इस तरह से प्राचीन काल से ही हमारे वेदों में भी नारियों का सम्मान हुआ है। और जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री हैं, लगातार नारियों का सम्मान बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। उनके लिए स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय का निर्माण, गैस से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना में मुफ्त सिलेंडर देने का काम, उनके लिए जनधन खाता, प्रधानमंत्री आवास योजना उनके नाम से, इस तरह से अनेकों काम महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने किया है। और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम होगा कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। और इसके लिए आगामी 16, 17 और 18 अप्रैल को पार्लियामेंट का विशेष सेशन उन्होंने बुलाया है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये पास होगा। तो इसके बाद हमारे देश की महिलाएं देश के विकास में भी
निर्णय में भी उनकी हिस्सेदारी होगी। वैसे तो हिस्सेदारी है ही है, लेकिन और ज़्यादा मात्रा में उनकी हिस्सेदारी होगी। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। बेज ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है और अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में भाजपा से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जो बेहद गंभीर है। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से जनता से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल रही है। बेज ने यह भी कहा कि प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं है और सरकार केवल दावे कर रही है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जंगल राज चल रहा है। अपराध का डर भय खत्म हो गया है। और कल की जो घटना है भैरमगढ़ में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार पूरे प्रदेश में घट रही है। देखेंगे आप, अभी 3 दिन पहले दुर्ग भिलाई में 5 साल की बच्ची के साथ रेप, अंबिकापुर में एक अधेड़ महिला के साथ रेप, और रायपुर में परिवार झाड़ी में छुपकर रात भर छुपकर रात काटना पड़ रहा है। मतलब इस तरह की लगातार रेप की घटनाएं, सामूहिक रेप, चाकू, हत्या, लूट, डकैती पूरी तरह से चरम पर है। ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में सरकार कहीं भी नहीं है और सिर्फ छत्तीसगढ़ भगवान भरोसे चल रहा है। और जिस तरह से बहरमगढ़ में कल की घटना है, और वहां तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल है। आप देखेंगे पूरे प्रदेश में हर घटना में भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता शामिल है। देखेंगे आप, अफीम की खेती, भारतीय जनता पार्टी का नेता, एसडीएम बलरामपुर एसडीएम की हत्या, भारतीय जनता पार्टी का नेता, भैरमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का नेता, और कई प्रदेश के लगभग 50% घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शामिल है। फिर कानून व्यवस्था है कहां? अगर सरकार के संरक्षण में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है तो बेहद ही चिंता का विषय है। और भैरमगढ़ वाले मामले में वास्तव में जो घटना घटी चिंता का विषय है। और प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है, कानून का राज खत्म हो चुका है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए प्रदेश की जनता से। कांग्रेस की वार्ड अध्यक्षों की सूची को लेकर पार्टी में अंदरूनी कलह सामने आ रही है। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आपसी तालमेल की कमी और स्वभावगत मतभेदों के कारण पार्टी बटी हुई है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए और आरोप लगाया कि आजादी के बाद से कांग्रेस कई हिस्सों में बंटती रही है। जायसवाल ने कहा कि विचारधारा की कमी के चलते कांग्रेस के कई गुट बन गए और पार्टी के पास कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है। वहीं उन्होंने बीजेपी की तुलना करते हुए कहा कि पार्टी में बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी एक समान है। देखिए, ये तो कोई नया चीज कांग्रेस के लिए है नहीं। इनमें आपस में जो समन्वय है, तालमेल है, टीम भाव है, उसका सदैव स्वभाव। और यही कारण है कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस खंड खंड में होते होते, एक गाना है ना, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, तो कोई साउथ में अलग दल बना लिया, तो कोई बंगाल में अलग बना लिया, तो कोई बिहार में अलग बना लिया। तो इतने टुकड़े कांग्रेस के जो हुए हैं वो है विचारधारा की कमी। इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनकी कोई राष्ट्रीय सोच नहीं है, इनकी कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिसको लेकर ये पूरे देश को या देश के लोगों को जोड़ सकें। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे यहाँ बूथ स्तर का साधारण कार्यकर्ता और देश का प्रधानमंत्री भी समान रूप से होते हैं। और आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बॉस हैं, हमारे प्रमुख हैं, मुखिया हैं, हम सब उनके कार्यकर्ता।
भारत की जनगणना 2027 के तहत छत्तीसगढ़ में पहले चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की शुरुआत 16 अप्रैल 2026 से होगी। इस चरण में 16 से 30 अप्रैल तक नागरिकों को स्वगणना का विकल्प मिलेगा, जबकि 1 मई से 30 मई तक प्रगणक घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। इस बार जनगणना को पहली बार डिजिटल माध्यम से भी किया जा रहा है। नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खुद जानकारी भर सकते हैं, जिसके बाद एक यूनिक SEID जनरेट होगा। हालांकि यह प्रक्रिया वैकल्पिक रहेगी। पहले चरण में हर मकान और परिवार से 33 प्रकार की जानकारियां जुटाई जाएंगी, जिनमें मकान की स्थिति, सुविधाएं और परिसंपत्तियों का विवरण शामिल है। पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से जनगणना हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनगणना 2 चरणों में पूरे भारत के तर्ज पे होने वाली है। प्रथम चरण 1 मई से 30 मई के बीच होगी इस वर्ष। द्वितीय चरण फरवरी 2027 में होगी। चूंकि ये पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है, तो एक विशेष प्रावधान आपको मुझे भारत के नागरिक के नाते मिला है, वो है स्वगणना। स्वगणना इन दोनों चरण में 15-15 दिन पहले होगी, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो प्रथम चरण है उसकी स्वगणना 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होगी और 1 मई से 30 मई के बीच हमारा प्रगणक आपके प्रत्येक और मेरे प्रत्येक घर आकर हमारी जनगणना करेगा। स्वगणना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। यदि आपके द्वारा स्वगणना किसी भी कारणवश नहीं की जा सकती है, बिल्कुल चिंता न करें। हमारे प्रगणक आपके घर घर आकर हम सब की जनगणना करेंगे। जनगणना में ये डाउट रहता है कि हमारी जानकारी सुरक्षित है या नहीं। तकनीकी रूप से मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, आपकी जानकारी पूर्णतः एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित है। विधिक रूप से हम व्यक्ति विशेष जानकारी अभी नहीं, पिछले 150 सालों से जनगणना में प्रावधान है। व्यक्ति विशेष जानकारी किसी से RTI में, किसी कोर्ट प्रकरण में, पुलिस केस में, इनकम टैक्स, कहीं भी आप सोचो साझा नहीं की जा सकती। यानी कि जनगणना के आधार पर व्यक्ति विशेष कोई स्वत्व छीने नहीं जा सकते, इसी प्रकार से कोई नए स्वत्व आपको मिल नहीं सकते। जनगणना सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए की जाती है और हमें इंटरेस्ट है सांख्यिकीय आंकड़ों में, ना कि व्यक्ति विशेष आंकड़ों में। तो आपकी जानकारी सुरक्षित है, विधिक रूप से भी, तकनीकी रूप से भी। जनगणना में बढ़ चढ़ के भाग लें। प्रगणक फोटोयुक्त ID आपको दिखाएंगे। आप उस फोटोयुक्त ID के आधार पर उस प्रगणक को अपनी जानकारी सच्ची निष्ठा से दीजिएगा और ध्यान रखिए, जो जानकारी आप देंगे उससे देश के अगले 10 साल की प्रगति, किस क्षेत्र में कौन सी आर्थिक सुविधाएं या नैतिक सुविधाएं जानी है, वो उसका बुनियादी निर्णय इस आंकड़ों के आधार पर होता है। थैंक यू।